लास्ट क्लास में सोलर सिस्टम वगैरह फिनिश किया और आज हमको पढ़ना है इंटीरियर ऑफ अर्थ। वाई इंटीरियर ऑफ अर्थ इज इंपॉर्टेंट फॉर अस, क्योंकि कुछ ऐसे इवेंट्स होते हैं जो इंटीरियर में ऑपरेट करते हैं और जिसका इफेक्ट हमको कहाँ दिखा देता है, ऑन द सर्फेस ऑफ अर्थ। जैसे कौन से इवेंट्स होते हैं, अर्थक्वेक होता है, वोल्केनिज्म होता है, सुनामी आती है, राइट। तो ये सारी चीज़ें होती कहाँ हैं, अर्थ के अंदर होती है और इसका इम्पैक्ट कहाँ दिखाई देता है, ऑन द सर्फेस ऑफ अर्थ। बहुत सारी ऐसी चीज़ें भी होती हैं इंटीरियर में जिसके कारण लैंडफॉर्म का भी डेवलपमेंट होता है। अब आप पूछोगे व्हाट इज दिस लैंडफॉर्म, सो एनीथिंग दैट यू सी ऑन द सर्फेस ऑफ अर्थ इज लैंडफॉर्म। आप सर्फेस पे क्या देखते हो, लाइक माउंटेन्स देखते हो, प्लेन्स देखते हो, वैलीज देखते हो, बोल सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो आपको अर्थ के सर्फेस के ऊपर दिखाई देती हैं, दे आर लैंडफॉर्म्स। अब अगर कोई भी आपसे पूछे कि जो भी लैंडफॉर्म्स हैं कहाँ रहते हैं, वो ऑन द सर्फेस ऑफ अर्थ, मतलब मैं किसकी बात कर रहा हूँ, लैंडफॉर्म्स की। सो लैंडफॉर्म्स को बनाने में या उसको बिगाड़ने में हमेशा दो प्रोसेसेस लगती हैं। एक प्रोसेस को बोलते हैं एक्सोजेनिक और एक को बोलते हैं एंडोजेनिक। एक्सोजेनिक प्रोसेसेस वो रहती है जो कहाँ से ऑपरेट करती हैं, एक्सटीरियर ऑफ अर्थ से, मतलब ऑन द सर्फेस ऑफ अर्थ, लाइक एयर, वाटर, विंड, ग्लेशियर, सनलाइट। ये सारी प्रोसेसेस कैसी हैं, एक्सटीरियर प्रोसेस हैं जो कहाँ से ऑपरेट करती हैं, सरफेस ऑफ अर्थ के ऊपर ऑपरेट करती हैं। और कुछ प्रोसेस कैसी रहती हैं, एंडोजेनिक, जो कहाँ से ऑपरेट करती हैं, इंटीरियर ऑफ अर्थ से ऑपरेट करती हैं, जो ऊपर नहीं लगती हैं लेकिन अंदर कुछ ना कुछ एक्टिविटी चलती रहती है, जिसके कारण ही क्या आता है, अर्थक्वेक, सुनामी वगैरह आता है। इवन अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड दैट प्रोटेक्ट अस फ्रॉम द गामा एंड एक्स रेज दैट आर हार्मफुल रेडिएशन एमिटेड बाय द सन। जो सन से गामा रेज और एक्स रेज आती हैं जो बहुत डेंजरस होती है लाइफ के लिए। एक्सरे हम एक बार कराने जाते हैं, बोलते हैं ना बार बार नहीं कराना, क्यों, क्योंकि वो क्या कर देता है, कार्सिनोजेनिक रहता है। सो एक्सरे और गामा रेज से भी हमको कौन प्रोटेक्ट करता है, अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड। अगर ये पता करना है कि अर्थ में मैग्नेटिज्म भी कहाँ से आया, तो भी आपको कौन सा टॉपिक पढ़ना पड़ेगा, देन वी हैव टू रीड इंटीरियर ऑफ अर्थ। अर्थ के अंदर कोई बार मैग्नेट नहीं रखा है भगवान ने कि एक चुंबक लगा दिया है और प्रॉपर उसका नॉर्थ पोल, साउथ पोल और वो अर्थ को प्रोटेक्ट कर रहा है, क्योंकि अर्थ का इंटीरियर कैसा है, बहुत ज़्यादा हॉट है। इतने हॉट पे किसी भी मैग्नेट का सर्वाइव करना डिफिकल्ट है, ये समझ में आया। सो ये भी देखेंगे फिर अर्थ में मैग्नेटिज्म आया कहाँ से, जब बार मैग्नेट नहीं रखा, देन हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द मैग्नेटिज्म ऑफ अर्थ, व्हाई अर्थ बिहेव्स लाइक अ सोलेनॉइड, है ना, क्योंकि अर्थ के पास क्या है, अपनी खुद की मैग्नेटिक फील्ड है। सो इंटीरियर ऑफ अर्थ में ये सारी चीज़ों को डील करने की कोशिश करेंगे। अब जब भी हमको अर्थ का इंटीरियर पढ़ना है तो उसके लिए हमको कुछ ना कुछ एविडेंस लगेंगे। भाई आप किसी की स्टडी करना चाहते हो लेकिन किस बेसिस पे स्टडी करोगे, सो हमको एविडेंसेस की जरूरत पड़ती है। और एविडेंसेस कितने टाइप के होते हैं, दो टाइप के, एक को बोलते हैं डायरेक्ट एविडेंस और एक को बोलते हैं इनडायरेक्ट एविडेंस। डायरेक्ट एविडेंस वो होते हैं जो आप डायरेक्टली अपनी आंखों से देख सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको अर्थ की इंटीरियर की स्टडी करना है, बोल सकता हूं मैं कहाँ स्टडी करना है, अर्थ का इंटीरियर स्टडी करना है, सबसे बेस्ट तरीका सीधे गड्ढा खोदना स्टार्ट कर दो और अर्थ के इंटीरियर में जाना स्टार्ट कर दो। सो देखना, जब भी अर्थ के इंटीरियर की स्टडी करना है तो उसके दो तरीके हैं, दोनों तरीके बताता हूं, एक है डायरेक्ट और एक है इनडायरेक्ट। डायरेक्ट मतलब डायरेक्टली ऑब्जर्व करना है अपनी आंखों से। सो डायरेक्ट एविडेंसेस भी कई टाइप के हो सकते हैं। सो पहला डायरेक्ट एविडेंसेस है, पहला डायरेक्ट एविडेंस है, उसका नाम क्या है, गोल्ड माइंस। क्या नाम है उसका, गोल्ड माइंस। अच्छा, गोल्ड माइंस में हम लोग क्या करते हैं, डायरेक्टली गड्ढा ही तो खोदते हैं, बोल सकते हैं। सो हम डायरेक्टली क्या करना स्टार्ट करते हैं, डिगिंग। अगर डिगिंग करेंगे तो हम अर्थ के इंटीरियर में जाना स्टार्ट कर देंगे, लेकिन जैसे जैसे गड्ढा खोदते तो एक बड़ी प्रॉब्लम सामने आती है कि अर्थ का जो क्रस्ट है वहाँ तो सॉफ्ट रॉक्स रहते हैं, लेकिन एज वी गो डाउन रॉक्स बिकम वेरी वेरी हार्डर। वो बहुत हार्ड होते जाते हैं, इतने हार्ड होते हैं कि शायद मशीन ऑपरेट नहीं करती है। उससे भी बड़ी प्रॉब्लम यह आती है कि जैसे जैसे आप नीचे जाते हो, तो क्या लिखूं, एज वी गो डाउन, तो क्या होता है, टेम्परेचर इंक्रीज होता है। क्या होता है, टेम्परेचर इंक्रीजेज। और किस रेट से होता है, एट द रेट ऑफ 30 डिग्री सेल्सियस पर किलोमीटर। मतलब अगर आपने 1 किलोमीटर गड्ढा खोदा तो कितना टेम्परेचर बढ़ जाता है, 30 डिग्री सेल्सियस। अच्छा, मान लो मैंने कितने किलोमीटर गड्ढा खोद दिया, तो अब कितना टेम्परेचर हो जाएगा, 300 डिग्री सेल्सियस, एंड दैट इज वेरी वेरी हॉट। मशीन काहे से ठंडी होती है, कूलेंट से। कूलेंट इज नथिंग बट वाटर। तो क्या वाटर इस टेम्परेचर में ऑपरेट कर पाएगा, तो क्या मशीनें ऑपरेट कर पाएंगी, नहीं। प्लस रॉक्स भी कैसे होते जा रहे हैं, अब धीरे धीरे बहुत ज्यादा हार्डर होते जा रहे हैं, हार्डर नहीं, बहुत ज्यादा हार्डर होते जा रहे हैं। सो ड्रिल करना डिफिकल्ट हो रहा है, मशीन ऑपरेट नहीं कर पा रही है, मशीनें ठंडी नहीं हो पा रही हैं। सो डायरेक्ट डिगिंग कर सकते हैं क्या हम, नहीं, क्योंकि टेम्परेचर क्या हो जाता है, बहुत ज्यादा गर्म। सो एक डायरेक्ट एविडेंस तो है, इवन हम लोगों ने कई जगह करी भी है डायरेक्ट एविडेंस से, गोल्ड माइंस वगैरह। 8-8 किलोमीटर गहरे गड्ढे भी खोद के देखे, पोल्स के पास खोद के देखे कि भाई पोल्स ठंडे हैं, लेकिन सब जगह एक ही प्रॉब्लम आती है कि जैसे जैसे नीचे जाते हो तो टेम्परेचर इस रेट से बढ़ना शुरू हो जाता है। सो अगर मुझे इंटीरियर ऑफ अर्थ के बारे में पता करना है तो क्या ये एविडेंस मेरे काम का है, दिस इज नॉट अ कंफर्मेटरी एविडेंस। इससे कोई भी चीज कंफर्म हो पा रही है क्या, अर्थ का रेडियस कितना है, 6400 किलोमीटर्स। उसमें अगर 8-10 किलोमीटर गड्ढा खोद भी दिया तो ऊँट के मुंह में जीरा भी है, नहीं है, समझ में आया। सो दिस इज नॉट अ कंफर्मेटरी एविडेंस। सो ये एविडेंस मेरे काम का आया, नहीं आया।
दूसरा डायरेक्ट एविडेंस क्या है? वॉल्केनिज्म। दूसरा क्या है? वॉल्केनिज्म। वॉल्केनिज्म, अर्थ के अंदर से लावा बाहर आता दिखाई देता है या मैग्मा। अगर अर्थ के अंदर कोई चीज है तो उसको हम बोलते हैं मैग्मा, सरफेस पे आ गया तो क्या बोला? लावा। इट मींस मैग्मा एंड लावा इंटरचेंजेबली मैं यूज कर सकता हूं। वॉल्केनिज्म में आपको डायरेक्टली दिखाई देता है कि लावा बाहर तो आ रहा है, लेकिन उससे यह पता चलता है कि किस डेप्थ से बाहर आ रहा है, कहां से बाहर आ रहा है। और वॉल्केनिज्म हर जगह नहीं चलता है। वॉल्केनिज्म इज एक्टिव इन पर्टिकुलर प्लेसेस ओनली, बोल सकते हैं कुछ जगह पे ही ऑपरेट करता है। या फिर कोई ऐसा तरीका है कि मैं लावा के अंदर घुस जाऊं और जाके तैर के अंदर चले जाऊं और पता करूं कि अंदर कैसा क्या है, ये भी पॉसिबल नहीं है। कोई ऐसी मशीन नहीं बनी कि जिसको हम लावा के अंदर भेज दें और वो जाके सारी स्टडी कर पाए। सो वॉल्केनिज्म से तो ये पता चलता समथिंग हॉट इज इनसाइड द सरफेस ऑफ अर्थ, लेकिन किस डेप्थ पे कितना है ये पता चल रहा है नहीं। सो अगेन दिस इज ऑल्सो नॉट अ कंफर्मेटरी एविडेंस। इसकी भी हेल्प नहीं ले पाए, इसकी भी हेल्प नहीं। फिर तीसरा एविडेंस क्या है बोलो? डायरेक्ट एविडेंस। तीसरा एविडेंस कोई बता सकता है क्या? डीप ओशन प्रोजेक्ट्स तो मैंने कहां डाल दिया है? गोल्ड माइंस में डाल दिया। तीसरा डायरेक्ट एविडेंस क्या है बोलो? वॉल्केनिक इरप्शन तो देख लिया, डीपेस्ट ड्रिल एट कोला गोल्ड माइंस देख लिया। एक और होता है, कुछ लोग डायरेक्ट एविडेंसेस में मीटियोर को भी मानते हैं, क्योंकि मीटियोर जब अर्थ से टकराता है तो हम उसको डायरेक्टली देख के ऑब्जर्व करते हैं। लेकिन कुछ बुक्स में इनडायरेक्ट सोर्सेज में कहां दिया हुआ है? मीटियोर को कहां दे दिया? इनडायरेक्ट एविडेंसेस। पर एनसीईआरटी मीटियोर को कहां डालती है? इनडायरेक्ट। जबकि मीटियोर को हम डायरेक्टली देख सकते हैं अपनी आंखों से, मीटियोर एंटर करता है बाहर से। पर मीटियोर की एक अपनी प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम कोई बता सकता है? फर्स्ट ऑफ ऑल, मीटियोर इज नॉट पार्ट ऑफ अवर अर्थ, वो बाहर से आया हुआ है। प्लस मीटियोर का जो साइज है दैट इज वेरी स्मॉल कंपेयर टू द साइज ऑफ अर्थ। आप छोटे से पत्थर को अर्थ जैसे बड़े प्लेनेट से कंपेयर नहीं कर सकते। सो देख लो, एविडेंस अपन ने कौन से देखे? गोल्ड माइन देखा, डीपेस्ट ड्रिल एट कोला इन आर्कटिक ओशन में डीप ड्रिल करके देखा। भाई पहले सरफेस पे डीप ड्रिल करा तो पता चला टेम्परेचर बढ़ता, तो बोले क्यों ना ओशियन में करें, तो ओशियन वाटर ठंडा करेगा, लेकिन वहां पर भी वही प्रॉब्लम आ गई। वॉल्केनिक इरप्शन की भी प्रॉब्लम बता दी। सो डायरेक्ट सोर्सेस या डायरेक्ट एविडेंसेस आर नॉट, बोलो, कंफर्मेटरी। इनसे कोई भी चीज पता नहीं चल रही है। दूसरे तरीके थे बोले इनडायरेक्ट सोर्सेज। बोले सबसे पहले किसकी स्टडी करो? मीटियोर। अगेन मीटियोर इज नॉट पार्ट ऑफ अर्थ। दूसरा प्रॉब्लम क्या है उसमें? इट इज वेरी स्मॉल कंपेयर टू द साइज ऑफ अर्थ। बोले मीटियोर जरा सा कंकड़ पत्थर या इंदौर बराबर भी चलो मान लिया हुआ, लेकिन इंदौर बराबर के पत्थर को आप अर्थ जैसे बड़े प्लेनेट से कंपेयर कर सकते हो क्या? नहीं। सो बोले मीटियोर इज ऑल्सो नॉट अ कंफर्मेटरी एविडेंस। एक और इनडायरेक्ट एविडेंस है। देखना इनडायरेक्ट एविडेंस क्या होते हैं? जो आप डायरेक्टली आंखों से देख पा रहे हो क्या? नहीं, लेकिन उसके इफेक्ट आपको सरफेस पे दिखाई दे रहे। फॉर एग्जांपल, अर्थ में ग्रेविटेशनल फील्ड है, अर्थ में मैग्नेटिज्म है। इसका मतलब क्या है? देखो, अर्थ की मैग्नेटिज्म, जैसे यहां पर मैंने दिया हुआ, ग्रेविटेशन एंड मैग्नेटिक फील्ड इज नॉट सेम एवरीवेयर। भाई मैंने आपको कल भी बताया था, फॉर एग्जांपल दिस इज अर्थ। अर्थ की क्रस्ट पे बोले कितनी डेंसिटी है? बोले 2 to 2.5, लेकिन अर्थ एज अ होल की कितनी है? 5 to 5.5। व्हाट डज इट मीन? समथिंग डेंस इज इनसाइड द सरफेस ऑफ अर्थ, क्योंकि क्रस्ट तो कम डेंस है लेकिन ओवरऑल अर्थ ज्यादा डेंस है। इसका मतलब बीच में कुछ बहुत ज्यादा डेंस भी भरा हुआ है, जिसके कारण अर्थ का, देखो, जितनी ज्यादा डेंसिटी, जितना ज्यादा घनत्व, उतना ज्यादा ग्रेविटेशनल फोर्स। तो जिसके कारण अर्थ में ग्रेविटेशनल फोर्स हमको ज्यादा देखने के लिए मिलता है। अगर हम सिर्फ क्रस्ट को नापे तो शायद अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स कम देखने मिलता। इसका मतलब समथिंग इज डेंस इनसाइड द सरफेस ऑफ अर्थ। फिर दूसरी चीज समझ में आती है कि ग्रेविटेशनल फोर्स इज नॉट सेम एवरीवेयर। पोल्स पे ज्यादा लगता है, इक्वेटर पे कम लगता है ना। अब देखना, ये भी एविडेंसेस तो है जो हमको इंटीरियर के बारे में कुछ बता रहे हैं कि इंटीरियर में कुछ डेंस भरा हुआ है, वो ठंडा है गरम है हमको नहीं पता, लेकिन किस डेप्थ पे क्या भरा हुआ है ये पता चल रहा है? अभी भी नहीं पता चल रहा है। सो मैं बोल सकता हूं कि ग्रेविटेशनल फील्ड और मैग्नेटिक प्रॉपर्टी वगैरह क्या है, हर जगह सेम है क्या? नहीं। अर्थ में मैग्नेटिक फील्ड है, हमको ये पता है कि क्रस्ट पे तो कोई चुंबक नहीं लगा क्योंकि क्रस्ट की स्टडी हमने कर ली, लेकिन अभी अंदर से पता चला कि अगर अंदर चुंबक है तो कहां है वो चुंबक, किस टाइप का चुंबक है? तो मैग्नेटिक फील्ड से भी अभी कुछ पता चल पा रहा है क्या? हमने ऑब्जर्व करा कि अर्थ के पास मैग्नेटिक फील्ड है, लेकिन वो कहां से आ रही है ये पता चल पाया अभी नहीं। सो अगेन दिस इज ऑल्सो नॉट अ कंफर्मेटरी एविडेंस। तो फिर अर्थ के इंटीरियर के बारे में हमको पता कैसे चलता है कि क्रस्ट, मेंटल कोर, अर्थ में 3 लेयर्स होती हैं? सो वी नो ऑल दिस अबाउट फ्रॉम अर्थक्वेक वेव्स, जिसको हम एक और नाम से क्या जानते हैं? सिस्मिक वेव्स। अब अर्थक्वेक वेव से हम अर्थ के इंटीरियर की स्टडी कैसे करते हैं वो बहुत ही आसान है, लेकिन उसके पहले हमको क्या समझना पड़ेगा? व्हाट इज दिस अर्थक्वेक? अर्थक्वेक क्या होता है पहले हमको वो समझना पड़ेगा। अगर कोई भी आपसे पूछता है व्हाट इज अर्थक्वेक, तो अर्थक्वेक की सबसे सिंपल डेफिनेशन क्या है? सडन वाइब्रेशन ऑन द सर्फेस ऑफ अर्थ इज अर्थक्वेक। शेकिंग ऑफ अर्थ, अर्थ पे वाइब्रेशन हुआ दैट इज अर्थक्वेक, बोल सकते हैं हम।
जरूरी नहीं है अर्थक्वेक आए तो लाखों लोग मरे, करोड़ों की प्रॉपर्टी का नुकसान हो। अर्थक्वेक जंगल में आया तो हमने क्या बोला, इट इज अ हैजार्ड। और अगर शहर में आया तो बोला डिजास्टर। भाई जंगल में आया, पेड़ गिर गए, आप नहीं मरे, बच गए, तो हमने क्या बोला, इट इज अ हैजार्ड। हैजार्ड मीन्स अ पोटेंशियल डिजास्टर। अगर वो शहर में होता तो हम क्या बोलते हैं, डिजास्टरस इफेक्ट उसने दिखा दिए। अब जब भी अर्थक्वेक आता है तो हम उसको क्या बोलते हैं, शेकिंग ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ इज अर्थक्वेक। अब बोले अर्थक्वेक आता कैसे है, तो पहले उसका अपन एक डायग्राम देख लेते हैं। मैंने दिया हुआ है कि नहीं दिया हुआ है, उसको अपन यहाँ पर ब्लैंक स्लाइड में बना लेते हैं। अर्थक्वेक आता कैसे, कहाँ आता है, उससे रिलेटेड टर्मिनोलॉजीज क्या है वो यहाँ पर देख लेते हैं। यही है अर्थ, है ना। अब देखना और अच्छी बनाते हैं अपने, ठीक है। ये जो अर्थ है, अर्थ में क्या है बोले, 3 लेयर है। अभी मुझे लेयर के बारे में पता है क्या, कुछ भी नहीं पता है, तो अभी तो मैं सिर्फ अर्थ को ऐसे ही बना रहा हूं। लेकिन एक चीज पता है मुझे कि अर्थक्वेक एग्जैक्टली सरफेस पे आता है कि अगर सरफेस के रॉक्स हिल गए तो क्या उसका इतना डिजास्टरस इफेक्ट होगा क्या, नहीं, लैंडस्लाइड वगैरह होती रहती है, तो दैट इज नॉट अर्थक्वेक। इसका मतलब अर्थ के अंदर कुछ ऐसी एक्टिविटी होती है जिसके कारण बहुत ज्यादा इंपैक्ट देखने के लिए मिलता है। सो बोले अर्थ में क्या होता है, तो बोले जिस पॉइंट पे डिस्प्लेसमेंट होता है बिटवीन द रॉक्स, उस पॉइंट को क्या बोला जाता है, वी कॉल इट फोकस। क्या बोलते हैं उसको, फोकस, या फिर हाइपोसेंटर। क्या बोलते हैं, हाइपोसेंटर। अभी और डिटेल में बता रहा हूं, देखते चलना। जिस पॉइंट पे रॉक्स के बीच में डिस्प्लेसमेंट होता है उसको हम क्या बोलते हैं, फोकस या फिर हाइपोसेंटर। अब इस पॉइंट से, ये अर्थ के अंदर है, 40, 50, 60 किलोमीटर अंदर है। इस पॉइंट से जो सरफेस के ऊपर सबसे नजदीकी पॉइंट है उसको बोलते हैं एपीसेंटर। और सबसे नजदीकी पॉइंट कैसा होता है, 90 डिग्रीज। बोल सकते हैं डिस्टेंस बिटवीन 2 प्लेसेस सबसे कम कब होता है, 90 डिग्रीज। सो इससे सबसे पास कौन सा पॉइंट है, तो बोले ये वाला पॉइंट है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, वी कॉल इट एपी सेंटर। सो एपी सेंटर कहाँ रहता है, सरफेस पे। फोकस कहाँ रहता है, डेप्थ में। अब बोले ये अर्थक्वेक आता कैसे है, तो देखना अर्थक्वेक का आने का मैकेनिज्म बड़ा आसान है। फॉर एग्जाम्पल दिस इज, ये क्या है बोले मेरा सरफेस। सरफेस पे मिट्टी विट्टी पेड़ वेड़ सब है, थोड़ी दूर तक तो मिट्टी विट्टी होगी, फिर नीचे क्या देखने के लिए मिलेंगे आपको, बड़े बड़े रॉक्स। बोल सकता हूं मैं, रॉक्स कुछ ऐसे ही अलाइंड होंगे। भगवान ने रॉक्स को एक के ऊपर एक ऐसा जमाया नहीं है, बिल्कुल कोई ईंट की दीवार नहीं उठाई है, आड़े तिरछे जमे हुए हैं, बोल सकते हैं। लेकिन ध्यान से देखोगे ऊपर से खूब वेट भी पड़ रहा है इनमें, तो देखा जाए तो इस रॉक को, फॉर एग्जाम्पल दिस इज रॉक 1, रॉक 1 को शायद मूव कर जाना चाहिए नीचे के लिए, किसके कंपैरिजन में, एंड दिस इज रॉक 2, बोल सकता हूं मूव कर जाना चाहिए, लेकिन ये नहीं कर रहा है क्योंकि रॉक 2 के नीचे भी और रॉक से वो इसको नीचे खिसकने नहीं दे रहे हैं, प्लस इन दोनों रॉक के बीच में फ्रिक्शन वर्क कर रहा है, बोल सकते हैं, जिसके कारण यहां पर मूवमेंट नहीं हो रहा है। अच्छा एक बात बताना, अगर रॉक 1 खिसक गया तो इसके ऊपर ये एक और रॉक है, फॉर एग्जाम्पल दिस इज रॉक 3, अगर रॉक 1 या रॉक 2 खिसका तो रॉक 3 भी खिसक जाएगा, और अगर रॉक 3 खिसका तो सरफेस पे भी प्रॉब्लम समझ में आ जाएगी आपको। सो अगर यहां पर कहीं पर भी मूवमेंट हो गया तो क्या आ जाएगा, वो अर्थक्वेक को ट्रिगर कर देगा। तो फिर बोले ये रॉक मूव कैसे करते हैं, अभी ये मूव नहीं कर रहे हैं बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन फोर्स, फ्रिक्शन ने इनको क्या करके रखा है, रोक के रखा हुआ है। बट कई बार बिकॉज ऑफ सीपेज, कई बार वाटर अंदर जाता है, कई बार टेक्टोनिक एक्टिविटीज होती हैं। अब ये टेक्टोनिक वर्ड क्या आपको नहीं पता है, लेकिन अर्थ का क्रस्ट वगैरह क्या करता है, मूव करता है। वो अपन इंटीरियर में ही समझेंगे थोड़े समय बाद कि भाई क्रस्ट के नीचे क्या है, मेंटल, और मेंटल में तो क्या रहता है, मैग्मा भी रहता है। अगर मैग्मा मूव करेगा तो ऊपर का क्रस्ट भी क्या करेगा, मूव। बोल सकते हैं अगर मेरा हाथ मूव करेगा तो इसके ऊपर रिमोट रखा तो रिमोट भी क्या करेगा, मूव करेगा। तो जिसके कारण कई बार क्या होता है, इन दोनों के बीच का फ्रिक्शन ओवरकम हो जाता है, और रॉक 1 अगर नीचे गया तो ऊपर क्या देखने मिलेगा आपको, अर्थक्वेक। तो जिस पॉइंट पे मूवमेंट हुआ, फॉर एग्जांपल रॉक 1 यहां से मूव कर गया, इस पॉइंट को मैं व्हाइट कलर से शो करता हूं, फॉर एग्जांपल इस पॉइंट पे मूवमेंट हुआ, सो इस पॉइंट को ही मैं क्या बोलूंगा, फोकस। और फोकस का एक और नाम क्या बोला मैंने, हाइपोसेंटर या फिर हाइपोसेंटर। अब बोले इस पॉइंट से सबसे नजदीकी पॉइंट ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ, सो इससे सबसे नजदीकी पॉइंट कौन सा आएगा, दिस। अब ये नहीं है कि ये लाइन से लाइन मिला दी, बस ये पॉइंट सबसे नजदीकी आ रहा है, इसलिए इसको मैं क्या बोलूंगा, एपी सेंटर। सो एपी सेंटर कहां पर रहता है, सरफेस पे रहता है, और फोकस कहां रहता है, हमेशा एट अ डेप्थ। बोल सकते हैं अगर मान लो फोकस ज्यादा डेप्थ पे, 400-500 किलोमीटर की डेप्थ पे है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, डीप अर्थक्वेक। और अगर शैलो डेप्थ पे तो बोलते हैं शैलो फोकस अर्थक्वेक, क्योंकि फोकस कहां है, शैलो डेप्थ पे। सो डिपेंडिंग ऑन द डेप्थ ऑफ फोकस वी हैव 2 टाइप्स ऑफ अर्थक्वेक, शैलो फोकस अर्थक्वेक एंड डीप फोकस अर्थक्वेक। फोकस ज्यादा डेप्थ पे तो बोला डीप फोकस, अगर मान लो फोकस यहीं कहीं होता है, यहीं पे डिस्प्लेसमेंट होगा तो क्या बोलते हैं, शैलो फोकस अर्थक्वेक।
और इससे सबसे नज़दीकी पॉइंट कौन सा है बोले ये। सो बोले ये क्या हो जाएगा एपी सेंटर। तो सभी को समझ में आया अर्थक्वेक कैसे आता है। सो अर्थक्वेक का मैंने यहाँ पर डायग्राम बना रखा है। वेट, चलना क्यों बंद हो गया, हाँ दिखाई दे रहा है सबको, बड़ा आसान है। ये क्या बना रखा है मैंने यहाँ पर, व्हाट इज दिस, ये क्या है पॉइंट फोकस, क्योंकि यहाँ पर क्या हुआ मूवमेंट हुआ है। इससे सबसे नज़दीकी पॉइंट को क्या बोल दिया हमने एपी सेंटर। फोकस का एक और नाम क्या है हाइपोसेंटर। अब अच्छा देखना, फॉर एग्जाम्पल अगेन दिस इज रॉक 1 और ये नीचे क्या था मेरा रॉक 2। ये जो रॉक 1 और रॉक 2 के बीच में जो दरार है ना, इसको हम क्या बोलते हैं फॉल्ट। क्या बोलते हैं हम इसको फॉल्ट। फॉल्ट मतलब क्रैक, जो दरार है उसको क्या बोलते हैं ज्योग्राफी में फॉल्ट। फॉल्ट में और रिफ्ट में एक छोटा सा डिफरेंस होता है। फॉल्ट का मतलब होता है व्हेन देयर इज नो वर्टिकल मूवमेंट। अभी इसमें मूवमेंट हो रहा है क्या कंटिन्यूअस, नहीं। अगर मूवमेंट हो गया तो उसको क्या बोलते हैं हम रिफ्ट। तो नर्मदा कहाँ बहती है रिफ्ट वैली में, क्योंकि वहां पर मूवमेंट चल रहा है, इसलिए उसको हम फॉल्ट नहीं बोलते हैं। तो नर्मदा में भी दरार ही आई है ना, लेकिन वहां पर वर्टिकल मूवमेंट हो रहा है क्या, नहीं, तो उसको क्या बोलते हैं फॉल्ट। और अगर वर्टिकल मूवमेंट हो रहा है तो फिर क्या बोलते हैं रिफ्ट। सो नर्मदा फ्लोज इन रिफ्ट वैली, सोन रिवर फ्लोज इन रिफ्ट वैली, दामोदर रिवर फ्लोज इन रिफ्ट वैली, द ग्रेट अफ्रीकन रिफ्ट वैली। वो सारी चीजें समझ में आ गई। यहाँ पर एक प्रॉपर 3D डायग्राम भी दिया हुआ है, इजीली सबको सारी चीजें दिखाई दे रही है। फोकस कहाँ रहता है डेप्थ में, और एपी सेंटर कहाँ रहता है सरफेस के ऊपर। समझ में आ गया। अब कोई पूछे वाई अर्थक्वेक आता क्यों है, बिकॉज ऑफ रिलीज ऑफ एनर्जी अलोंग द फॉल्ट। बोले फॉल्ट पे एनर्जी रिलीज हो जाती है बिकॉज ऑफ द मूवमेंट ऑफ रॉक्स। सारे के सारे अर्थक्वेक कहाँ आते हैं लिथोस्फीयर में। अब व्हाट इज लिथोस्फीयर। सो लिथोस्फीयर भी बड़ा आसान है। कोई अगर आपसे पूछे लिथोस्फीयर क्या होता है, अपन अभी इंटीरियर में पढ़ेंगे ही सारी चीजें डेप्थ में, लेकिन देखना अर्थ में सबसे ऊपर क्या रहता है बोले क्रस्ट। देखना क्रस्ट कुछ ऐसे ही रहता है क्या, ये वाटर भरा हुआ है बोल सकते हैं, है ना। सो क्रस्ट में भी दो रहता है, एक ये रहता है ओशनिक क्रस्ट, और ये इसके ऊपर हम लोग रहते हैं। यहाँ पर हम लोग रहते हैं ना, पहाड़ वहाड़ बना दे रहा हूँ, तो यहाँ पर हम लोग रहते हैं, तो वी कॉल इट कॉन्टिनेंटल क्रस्ट। तो देखो क्रस्ट तो दो टाइप के होते हैं, ओशनिक क्रस्ट और कॉन्टिनेंटल क्रस्ट। क्रस्ट के नीचे क्या है बोले मेंटल। क्रस्ट के नीचे क्या है मेंटल, लेकिन मेंटल बहुत बड़ा है, 2900 किलोमीटर की डेप्थ तक जाता है। सो मेंटल को 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। सबसे पहले ये ऊपर वाला मेंटल, तो जिसको हमने क्या बोला वी कॉल इट अपर मेंटल। अपर मेंटल को एक और नाम से जानते हैं, क्या बोलते हैं एस्थीनोस्फीयर। क्या बोलते हैं इसको एक और नाम से एस्थीनोस्फीयर। बोले एस्थीनोस्फीयर कितनी डेप्थ तक है, तो बोलते हैं अप टू 400 किलोमीटर। बोले कितनी डेप्थ तक है, अप टू 400 किलोमीटर। इसके नीचे क्या होगा बोले इंटरमीडिएट मेंटल, उसके नीचे क्या होगा लोअर मेंटल, फिर क्या आएगा क्रस्ट। तो क्रस्ट भी दो है, आउटर क्रस्ट इनर क्रस्ट, वो सब अभी नहीं पढ़ेंगे। अब देखना अपर मेंटल को अलग क्यों लिखा इनर मेंटल और लोअर मेंटल से, क्योंकि जो एस्थीनोस्फीयर है, जो अपर मेंटल है, ये किस फॉर्म में है, तो आप बोलोगे इट इज इन सेमी मोल्टन। सेमी मोल्टन का मतलब मोल्टन नहीं होता है, फिर ध्यान रखना ये फ्लूइड फॉर्म में है क्या, नहीं। सेमी मोल्टन का मतलब होता है अंडर वेरी हाई प्रेशर इट कैन मेल्ट, और प्रेशर रिमूव होगा तो वापस क्या हो जाएगा सॉलिड। अगर प्रेशर पड़ेगा तो क्या करेगा फ्लो करेगा, मेल्ट करेगा, प्रेशर हटेगा तो क्या हो जाएगा वापस सॉलिड। सो दिस इज सेमी मोल्टन। अब देखना क्रस्ट किस फॉर्म में बोलो सॉलिड, चाहे ओशनिक क्रस्ट हो या कॉन्टिनेंटल क्रस्ट हो, दोनों किस फॉर्म में बोले सॉलिड। तो एक बात बताना, जैसे ही मैं क्रस्ट से बिल्कुल 100 मीटर या 200 मीटर नीचे गया तो तुरंत मैं सेमी मोल्टन में पहुंच जाऊंगा क्या, नहीं पहुंचूंगा। बोल सकता हूं थोड़ी दूर तक तो मुझे ऐसा सरफेस मिलेगा जो भले ही अपर मेंटल का, लेकिन वो भी कैसा रहेगा सॉलिड। बोल सकते हैं वो पार्ट किसका है एस्थीनोस्फीयर का, लेकिन किस फॉर्म में मिलेगा सॉलिड फॉर्म में मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल मैंने बोला यहां तक दिख रहा है, क्रस्ट तो यहां खत्म हो गया, सबको दिखाई दे रहा है, लेकिन फिर भी ये वाले पोर्शन तक अभी भी क्या चल रहा है कंटिन्यूअसली सॉलिड फॉर्म में ही चल रहा है। सो ये जो अपर हार्ड सरफेस है विच इंक्लूड्स कॉन्टिनेंटल क्रस्ट, ओशनिक क्रस्ट प्लस अपर पार्ट ऑफ अपर मेंटल या फिर अपर पार्ट ऑफ एस्थीनोस्फीयर, तो ये वाला जो पूरा पोर्शन है हम इसी को क्या बोलते हैं वी कॉल इट लिथोस्फीयर। तो अर्थक्वेक हमेशा कहां आते हैं, सो आप बोलोगे अर्थक्वेक ऑकर्स ओनली इन लिथोस्फीयर। अच्छा देखना अगर कोई बोले एस्थीनोस्फीयर में अर्थक्वेक आता है क्या, हाँ वहां तो कंटिन्यूअस मूवमेंट होता होगा मैग्मा का, तो वहां तो कंटिन्यूअस मूवमेंट हो रहा है, पर उसके कारण ऐसा तो नहीं ना कि कंटिन्यूअस अर्थक्वेक आ रहे हैं। अर्थक्वेक भी कुछ पर्टिकुलर पॉइंट्स पे ही आते हैं। प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी में देखेंगे जहाँ प्लेट की बाउंड्रीज बनती हैं वहाँ ज़्यादा अर्थक्वेक आते हैं। जैसे जापान में रोज के 3 से 4 अर्थक्वेक आते हैं, हमारे यहाँ आते हैं क्या रोज से। इंदौर तो सबसे सेफेस्ट जोन में बोल सकते हैं, हमारे यहाँ अर्थक्वेक कभी आए नहीं, कभी आपने सुना इंदौर में अर्थक्वेक आए नहीं, वी आर इन वेरी सेफ जोन। दिल्ली साइड आते हैं बिकॉज दिल्ली इज नियर टू हिमालयाज, और हिमालयाज में भी क्या चलती हैं टेक्टोनिक एक्टिविटीज एक्टिव है। तो ये समझ में आया अर्थक्वेक कहाँ आता है हमेशा लिथोस्फीयर में, है ना।
इजी था। लिथोस्फीयर मतलब समझ गए, लिथोस्फीयर इंक्लूड्स व्हाट, इट इंक्लूड्स क्रस्ट बोथ कॉन्टिनेंटल एंड ओशनिक प्लस अपर पार्ट ऑफ अपर मेंटल या फिर अपर पार्ट ऑफ एस्थेनोस्फीयर। वो बोले लिथोस्फीयर कितनी डेप्थ तक रहता है, तो ये रहता है अप टू 200 किलोमीटर डेप्थ। एग्जैक्टली नहीं 200, कहीं 250 भी हो सकता है, कहीं 150 भी हो सकता है, बट अप्रोक्सीमेटली कितनी डेप्थ तक रहता है, 200। सो लिथोस्फीयर का मतलब समझ में आ गया। लिथोस्फीयर किस फॉर्म में रहता है, इट इज रिजिड, इट इज सॉलिड। इजी है। सो मैंने यहां पर एक लाइन लिखी थी, उसका मतलब समझ में आ गया होगा। अर्थक्वेक कहां आता है, ऑकर्स इन लिथोस्फीयर ओनली, ध्यान रहेगा। अब जब भी अर्थक्वेक आता है, अर्थक्वेक कहां आता, बोले फोकस पे आया। अर्थक्वेक अगर यहां फोकस पे आया, रॉक्स मूव करे, सो वो क्या रिलीज करते होंगे, सो अर्थक्वेक रिलीजेस एनर्जी। अर्थक्वेक क्या रिलीज करते हैं, एनर्जी। अब जब भी एनर्जी रिलीज होती है, सो एनर्जी तो देखने मिलती है ना हमको, एनर्जी के कारण ही सारा मूवमेंट होता है। सो अर्थक्वेक जो एनर्जी रिलीज करता है वो किस फॉर्म में रिलीज करता है, इन द फॉर्म ऑफ अर्थक्वेक वेव्स। वो किस फॉर्म में रिलीज करता है, इन द फॉर्म ऑफ अर्थक्वेक वेव्स। अब अर्थक्वेक वेव्स कितने टाइप की होती हैं, तो बोले दो टाइप की होती है। कितने टाइप की होती हैं, दो टाइप की। एक को बोलते हैं बॉडी वेव्स और एक को हम बोलते हैं सरफेस वेव्स। समझ में आया। बॉडी वेव्स वो होती हैं दैट ट्रेवल्स थ्रू द बॉडी ऑफ अर्थ, और बॉडी ऑफ अर्थ बोले तो इंटीरियर ऑफ अर्थ, है ना। सरफेस वेव वो होती हैं जो कहाँ ट्रेवल करती हैं, सरफेस पे ट्रेवल करती हैं। अब देखना, वापस अपन एक बार अपने उस डायग्राम में चलते हैं और देखते हैं अर्थक्वेक कहाँ आया था, इस पॉइंट में आया था, है ना। अर्थक्वेक आता है तो क्या रिलीज होती है, एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ अर्थक्वेक वेव्स या फिर सिस्मिक वेव्स। दो टाइप में रिलीज होती है, बॉडी वेव्स और सरफेस वेव। बॉडी वेव होती है जो कहाँ से ट्रेवल करती हैं, बॉडी से। सो बोले बॉडी से कैसे ट्रेवल करती होंगी, ये कर रही है ये ट्रेवल, बोलो। बॉडी से ट्रेवल कर रही है मतलब कहाँ से ट्रेवल कर रही हैं, इंटीरियर से ट्रेवल कर रही हैं। तो ये वाली वेव्स कौन सी हैं, दीज आर द बॉडी वेव्स। यही बॉडी वेव्स के जरूरी सिर्फ अंदर जा रही होंगी, ये ऊपर भी आ रही होंगी, बोलो। जब ये ऊपर आती होंगी तो ये दूसरे टाइप की वेव जनरेट करती होंगी जिनको क्या बोलते होंगे, सरफेस वेव। सो बॉडी वेव भी दो टाइप की होती हैं। जो बॉडी वेव है जो कहां से ट्रेवल कर रही हैं, थ्रू द बॉडी ऑफ अर्थ और थ्रू द सरफेस और इंटीरियर ऑफ अर्थ। तो बॉडी वेव कितने टाइप की है, दो वेव की। एक को बोलते हैं प्राइमरी वेव्स या फिर पी वेव। इनका एक और नाम रहता है, वी कॉल इट लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। कौन सी बोलते हैं, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। दूसरी वेव होती है, वी कॉल देम एस वेव्स। एस वेव बोले तो सेकेंडरी वेव, क्या बोलते हैं इनको, सेकेंडरी वेव या फिर ट्रांसवर्स वेव। क्या बोलते हैं, ट्रांसवर्स वेव्स। अब देखना हमारे लिए कौन सी वेव इंपॉर्टेंट है, व्हाट वी वांट टू स्टडी, इंटीरियर ऑफ अर्थ। और इंटीरियर में बॉडी में कौन सी वेव जा रही है, बॉडी वेव। सो हम कौन सी वेव की स्टडी करेंगे, बॉडी वेव। और बॉडी वेव से पता लगाने की कोशिश करेंगे कि अर्थ का इंटीरियर कैसा है। समझ में आ गया, बड़ा आसान है। सो वापस चलें स्लाइड पे, क्या लिखा है मैंने कि हमको बॉडी वेव से पता चलेगा इंटीरियर कैसा है। सो वही चीज़ मैंने यहाँ पर लिख भी दिए, देखना। लिखा अर्थक्वेक जनरेट सरफेस वेव एज वेल एज बॉडी वेव। सरफेस वेव ट्रेवल्स थ्रू सरफेस ऑफ अर्थ। सरफेस वेव दो टाइप की होती हैं, एल वेव और आर वेव, एंड दैट आर नॉट इंपॉर्टेंट फॉर अस। तो इसलिए हम सरफेस वेव्स को नहीं पढ़ेंगे। हम लोग क्या पढ़ेंगे, बॉडी वेव्स। बॉडी वेव्स भी दो टाइप की होती हैं, पी वेव और एस वेव। पी बोले तो प्राइमरी या फिर लॉन्गिट्यूडनल वेव, एस वेव बोले तो सरफेस वेव या फिर ट्रांसवर्स वेव। इजी था। अर्थक्वेक तो सभी को समझ में आ गया। अब यहां पर मैंने लिखा है अर्थक्वेक वेव्स आर मैकेनिकल वेव्स। इसको भी समझते हैं, लेकिन अगेन काय पे समझते हैं अपन, इसको ब्लैंक स्लाइड के ऊपर समझते हैं कि मैकेनिकल वेव्स का मतलब क्या होता है, पहले वो भी समझ ले। इसलिए मैंने क्या बोला कि सब लोग क्या करोगे, नोट्स बनाते चलना, क्योंकि सारी चीजें नोट्स के अंदर नहीं दी हुई हैं। अब मैंने वहां क्या लिखा था, मैंने वहां लिखा था अर्थक्वेक वेव्स आर मैकेनिकल वेव्स। अर्थक्वेक वेव्स आती है तो क्या रिलीज करती है, एनर्जी, और एनर्जी ट्रांसफर भी होती है, तभी तो ऊपर तक आता है अर्थक्वेक। वरना डेप्थ में कुछ हुआ तो ऊपर इंपैक्ट क्यों आया, क्योंकि वो जो एनर्जी डेप्थ में रिलीज हुई उसका इंपैक्ट कहां दिखाई दे रहा, ऊपर। एनर्जी क्या होती है, फॉर एग्जाम्पल दिस साउंड, साउंड इज ऑल्सो एन एनर्जी। बोल सकता हूं, मैंने बोला आप सबको सुनाई दिया, इसका मतलब एनर्जी क्या हो रही है, ट्रांसफर हो रही है। सन से भी एक एनर्जी आती है, बोले कौन सी, हीट एनर्जी आती है। सो वो एनर्जी क्या होती है, ट्रांसफर होती है। सो एनर्जी कैन बी ट्रांसफर्ड। बोल सकते हैं हम एनर्जी को क्या किया जा सकता है, ट्रांसफर किया जा सकता है। सो एनर्जी कैन बी ट्रांसफर्ड इन टू वेज। क्या बोल रहा हूं मैं, एनर्जी कैन बी ट्रांसफर्ड इन हाउ मेनी वेज, इन टू वेज। दो तरीके से एनर्जी को क्या किया जा सकता है, ट्रांसफर किया जा सकता है। एक तरीका होता है थ्रू रेडिएशन। क्या होता है, एक तरीका क्या एनर्जी को ट्रांसफर करने का, रेडिएशन। रेडिएशन का मतलब होता है फॉर एग्जांपल इंसोलेशन। क्या बोल रहा हूं मैं, इसका एक एग्जांपल क्या दे रहा हूं, इंसोलेशन।
इंसोलेशन का मतलब क्या बोले, IN मतलब इनकमिंग, IN का मतलब क्या है, इनकमिंग। सोल का मतलब क्या है, सोलर, और TION का मतलब क्या है, रेडिएशन। सो इनकमिंग सोलर रेडिएशन मतलब जो हमसे सनलाइट आती है, जो सन से हीट आती है, जो एनर्जी आती है, हम उसको क्या बोलते हैं, इंसोलेशन। इंसोलेशन कहाँ से आती है, सन से। कहाँ तक आती है, अर्थ तक और अदर प्लैनेट्स तक जाती है। तो क्या सन और अर्थ के बीच में कोई मीडियम है, हाँ नहीं है, बोल सकते हैं। सो यहाँ पर भी एनर्जी तो ट्रांसफर हो रही है, बट इट डू नॉट रिक्वायर एनी मीडियम फॉर इट्स प्रोपोगेशन, बोल सकता हूँ। तो इसमें किसी मीडियम की जरूरत पड़ी, डू नॉट रिक्वायर एनी मीडियम, समझ में आ गया। सो यहाँ पर किसी मीडियम की जरूरत हमको पड़ी नहीं। बोलिए ये कहाँ ट्रेवल करती है, ये वाली एनर्जी वैक्यूम में भी ट्रेवल कर लेती है। पर एनर्जी एक और तरीके से ट्रांसफर होती है जिससे अर्थक्वेक वेव्स भी ट्रांसफर होती है। वी कॉल देम मैकेनिकल वेव्स, उसको हम क्या बोलते हैं, वी कॉल इट मैकेनिकल वेव्स। मैकेनिकल वेव्स में क्या होता है, मैकेनिकल वेव्स में एनर्जी तो ट्रांसफर होती है बट इट रिक्वायर्स मीडियम, लेकिन इसको किसकी जरूरत होती है, रिक्वायर्स मीडियम। अच्छा, किसी का एग्जाम्पल दे सकते हो ऐसी एनर्जी का जिसको मीडियम की जरूरत पड़ती है, साउंड एनर्जी। साउंड बोले सबसे तेज कहाँ ट्रेवल करता है, सॉलिड में, फिर लिक्विड में, फिर गैस में, है ना। सो साउंड को किसकी ज़रूरत पड़ती है, मीडियम की ज़रूरत पड़ती है। सो जो अर्थक्वेक वेव्स होती हैं वो कौन सी वेव्स होती हैं, मैकेनिकल वेव्स होती है, मतलब उसको किसकी ज़रूरत पड़ती है, मीडियम की ज़रूरत पड़ती है ट्रैवल करने के लिए। अच्छा, मीडियम कितने टाइप के हो सकते हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस, 3 टाइप के हो सकते हैं ना। ऑब्वियस है, अर्थक्वेक वेव्स आर मैकेनिकल वेव्स, और अर्थक्वेक वेव्स में हम लोगों को कौन सी स्टडी करना है, बोलो कौन सी वेव्स की स्टडी करना है, बोलो हम लोगों को करना है बॉडी वेव्स की स्टडी, सरफेस वेव्स की स्टडी नहीं करना। सरफेस वेव्स आर नॉट इंपॉर्टेंट फॉर अस। बॉडी वेव्स भी क्या करती होंगी, उनको भी मीडियम की जरूरत पड़ती होंगी क्योंकि वो तो अर्थक्वेक वेव्स का ही पार्ट है। सो बॉडी वेव्स को मीडियम की जरूरत पड़ती है। और बॉडी वेव्स कितने टाइप की थी, 2 टाइप की, पी वेव और एस वेव। अब देखना, फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने बोला साउंड हैज़ डिफरेंट स्पीड इन डिफरेंट मीडियम, ये समझ में आता है। मैंने बोला साउंड की स्पीड बोले कितनी है, 310 मीटर पर सेकेंड। क्या बोला मैंने, साउंड की स्पीड अभी कितनी आ रही है, बोले 310 मीटर पर सेकेंड। व्हाट डज इट मीन, हमको ये पता है कि साउंड इस स्पीड से किस मीडियम में ट्रेवल करता है, गैस मीडियम में। अगर साउंड कहीं भी ट्रेवल करेगा इस स्पीड से तो हम क्या बोलेंगे, द मीडियम इज गैस। अगर साउंड की स्पीड आई 500-600 मीटर पर सेकेंड तो हम क्या बोलेंगे, अब शायद वो लिक्विड में ट्रेवल कर रहा है। 1000 मीटर पर सेकेंड आई, इसका मतलब क्या, वो सॉलिड में ट्रेवल कर रहा है। सो अगर मुझे किसी भी वेव की प्रॉपर्टी पता चल जाए तो मैं मीडियम के बारे में बता सकता हूँ। फिर से सुनना, बाय नोइंग द प्रॉपर्टी ऑफ वेव। फॉर एग्जांपल साउंड इज अ वेव, साउंड वेव की प्रॉपर्टी मुझे पता चल गई तो मैं मीडियम के बारे में बता सकता हूँ ना। मुझे पता है कि अगर साउंड की स्पीड है 310 मीटर पर सेकेंड और अगर कहीं पर भी साउंड की स्पीड 310 मीटर पर सेकेंड रहती तो मैं क्या बोल दूंगा, वो किस स्टेट में, गैसियस स्टेट में ट्रेवल कर रहा है। सो बाय नोइंग द प्रॉपर्टी ऑफ वेव वी कैन इन्फर अबाउट द मीडियम। सो मैं यहां पर क्या लिख रहा हूं, बोलो, बाय knowing the property of wave we can infer about, बोलो हम किसके बारे में अंदाज लगा सकते हैं, we can infer about the medium। और हम इसी प्रिंसिपल को यूज करते हैं टू नो अबाउट द इंटीरियर ऑफ अर्थ। अब कैसे देखें, अर्थक्वेक वेव आई, कौन सी वेव आई, अर्थक्वेक वेव। क्या रिलीज करी इसने, एनर्जी रिलीज करी। एनर्जी रिलीज करी इन द फॉर्म ऑफ मैकेनिकल वेव। मैकेनिकल वेव मतलब समझ गए, विच रिक्वायर मीडियम फॉर इट्स प्रोपोगेशन। अर्थक्वेक वेव में भी 2 थी, बॉडी और सरफेस, लेकिन अभी मैं किसकी बात कर रहा हूँ, सिर्फ और सिर्फ बॉडी वेव्स की। बॉडी वेव्स में भी 2 थी, पी वेव और एस वेव। पी वेव का सबसे बढ़िया एग्जाम्पल होता है साउंड वेव्स। क्या मतलब होता है इसका, साउंड वेव। ये याद करने के लिए बता रहा हूं, पी वेव का सबसे बढ़िया एग्जांपल क्या, पी वेव इज लाइक साउंड वेव बिकॉज इट ट्रेवल्स इन ऑल द मीडियम। ये किस मीडियम में ट्रेवल करती है, सॉलिड में, लिक्विड में और गैस में। समझ में आ गया। सो पी वेव कहां से ट्रेवल कर लेती है, सॉलिड, लिक्विड, गैस। अगर पी वेव की स्पीड वेरी करेगी तो हमको तो पता है ना पी वेव की स्पीड सॉलिड में क्या है, लिक्विड में क्या है, गैस में क्या है। अगर वो अर्थ के अंदर जाएगी और उसकी स्पीड अलग अलग होगी तो हम मीडियम के बारे में अंदाज लगा सकते हैं। एस वेव की भी एक प्रॉपर्टी है, एस वेव ट्रेवल्स ओनली इन सॉलिड्स। ये सिर्फ कहां चलता है, ओनली इन सॉलिड्स। क्रैश कर गया, कोई इशू नहीं है, वेट करो। एस वेव सिर्फ और सिर्फ कहां ट्रेवल करता, ओनली इन सॉलिड्स। स्लाइड क्रैश कर गई थी, कोई इशू नहीं है। हम लोग क्या देख रहे थे, प्रॉपर्टी ऑफ मीडियम इन्फ्लुएंस द प्रॉपर्टी ऑफ वेव बिकॉज साउंड वेव है डिफरेंट स्पीड इन डिफरेंट मीडियम।
So by knowing the property of wave, we can infer about the medium. So by knowing the property of wave is related with the medium. तो हम इसी प्रिंसिपल को यूज करते हैं टू नो अबाउट द इंटीरियर ऑफ अर्थ. मैंने बताया पी वेव का एग्जांपल क्या है, साउंड वेव. पी वेव किसके जैसा है, साउंड वेव, बिकॉज इट कैन ट्रेवल थ्रू ऑल द मीडियम, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस. और एस वेव सिर्फ और सिर्फ कहां से ट्रेवल करता है, इन सॉलिड्स. यहां पर लिखा भी हुआ है P wave is the first to arrive at the surface. P wave is similar to sound waves because it pass through solid, liquid and gas. S wave जिसको secondary wave या transfer wave बोलते हैं, ये सिर्फ और सिर्फ कहाँ से travel करती है, solid से. अब इस प्रिंसिपल को यूज करके इंटीरियर को समझने की कोशिश करें कि पता कैसे चला सॉलिड, लिक्विड, गैस होता क्या है. पहले यहाँ पर P वेव का डायग्राम दिया हुआ, पर पहले मैं किसको बनाता हूँ, S वेव. अच्छा, एस वेव के आने के लिए क्या जरूरी है, पहले किसको आना पड़ेगा, अर्थक्वेक को आना पड़ेगा. रॉक्स में डिस्प्लेसमेंट होंगे, अर्थक्वेक आएगा तो एनर्जी जनरेट होगी, और इन द फॉर्म ऑफ अर्थक्वेक वेव्स. अर्थक्वेक वेव्स आएगी तो बॉडी वेव भी जनरेट होगी, और बॉडी वेव में एक वेव कौन सी जनरेट होगी, एस वेव. लेकिन एस वेव की एक प्रॉपर्टी है, इट कैन ट्रेवल ओनली थ्रू सॉलिड्स. कराए जनरेट, लाए अर्थक्वेक, ला दें ज्योति. हाँ हाँ, मर गए तो लोग कौन जिम्मेदार है, ठीक है, चलो इसकी जिम्मेदारी पे करते हैं. मान लो अर्थक्वेक कहाँ आया, इस पॉइंट पे, तो इस पॉइंट को मैंने क्या बोला, फोकस. फोकस से नियरेस्ट पॉइंट क्या बन जाएगा, एपी सेंटर. अब बार बार वही तमाशे नहीं करूंगा एपी सेंटर के, बन गया एपी सेंटर, तुम लोग समझ गए हो. ज्यादा ही मोटा हो गया वेट. अब पी वेव, एस वेव आई, सॉरी है ना, एस वेव सिर्फ कहां से ट्रेवल करेगी, सॉलिड से. सो देखो एस वेव आई पहले तो सरफेस पे चली गई, उससे मतलब है क्या, मुझे सरफेस पे नहीं भेजना, मुझे तो इंटीरियर पढ़ना, तो बॉडी में भेजना है. तो ये दिख रही है एस वेव यहाँ ट्रेवल कर रही है, यहाँ ट्रेवल कर रही है. अगर वो यहाँ ट्रेवल कर रही है, व्हाट डज इट मीन, दिस एरिया इज सॉलिड, क्योंकि वो सॉलिड में ट्रेवल कर पाती है. आगे देखना, एस वेव ने यहाँ भी ट्रेवल किया, और अब अच्छा बेंड क्यों हो रही है टूवर्ड्स द सरफेस, क्योंकि बॉडी वेव की प्रॉपर्टी रहती है इट ऑलवेज बेंड टूवर्ड्स द सरफेस. उसको कहाँ जाना है, सरफेस की तरफ जाना है, इसलिए ऐसी बेंड होती दिखाई दे रही है. और डिटेल में नहीं जाएंगे, बस इतना समझो कि हमेशा कैसी होती है, बेंड. और बेंड कहाँ होती है, टूवर्ड्स द सरफेस, और सरफेस कहाँ है, क्रस्ट के ऊपर. ये जो पतला सा पोर्शन दिखाई दे रहा है, ये क्या है, क्रस्ट. अब देखना एस वेव यहां भी गई है ना. अच्छा एक बात बताओ, अभी मुझे पता है क्या कि ये क्रस्ट है और ये मेंटल है, अभी नहीं पता, लेकिन अभी मैं वेव के बाद देखना कैसे कंक्लूड करता हूं. अभी तो मुझे बस ये पता चल रहा है पूरा पोर्शन कैसा है, सॉलिड. ये लाइन के बारे में कुछ नहीं पता कि क्रस्ट कितना मोटा है. एस वेव यहां भी गई, दिखाई दे रहा है, और एस वेव यहां भी गई. लेकिन जब एस वेव यहां आई, देखना कहां पर, इसको मैं दूसरे पेन से बना देता हूं. एस वेव यहां आके रुक गई, एस वेव यहां आके रुक गई, यहां आके रुक गई. उसके बाद दोबारा एस वेव तो सब जगह जाती है, सब जगह जाएगी. एस वेव यहां भी आ गई, बोल सकता हूं मैं, एस वेव कहां भी आ गई, यहां पर भी आ गई. व्हाट डज इट मीन, कि ये जो पूरा मीडियम है दिस इज सॉलिड. क्यों, बिकॉज एस वेव ट्रेवल्स इन सॉलिड ओनली. अब देखना है एस वेव ने एक चीज हमको बताई कि ये वाला पोर्शन तो क्या है, सॉलिड है. कैसा है, सॉलिड है. दूसरी चीज ये बताई, अच्छा देखना, जितनी ज्यादा डेंसिटी, साउंड की स्पीड उतनी ज्यादा तेज हो जाएगी. तो अगर वेव की स्पीड बढ़ेगी तो पता चलेगा डेंसिटी बढ़ रही है. तो एस वेव से पता चलता कि जैसे जैसे नीचे जाती वैसे वैसे उसकी स्पीड बढ़ती है. व्हाट डज इट मीन, कि डेंसिटी भी क्या हो रही है, इंक्रीज. तो आप डेंसिटी के बारे में भी कंक्लूड कर सकते हो कि हाँ अर्थ में कहाँ कितनी डेंसिटी है. अब आगे देखना, एस वेव ने हमको बताया क्या कोर कहाँ है, नहीं. एस वेव ने अभी कोर के बारे में कुछ नहीं बताया, लेकिन एस वेव ने बस इतना बताया कि भाई साहब ये जो लाइन है, ये जो लाइन है, इसके आगे क्या है. एक चीज बता दी कि बस सॉलिड नहीं है, हो सकता है गैस हो सकता है लिक्विड हो. अब गैस है कि लिक्विड है ये बताया कि अभी एस वेव ने नहीं. एस वेव ने बस इतना बताया कि इस डेप्थ तक, और बोले डेप्थ कितनी है, तो बोले सरफेस से कितनी डेप्थ तक है, तो बोले 2900 किलोमीटर. सो बोले सरफेस से 2900 किलोमीटर तक तो क्या है, सॉलिड. अच्छा देखना, अभी हमने पढ़ा क्रस्ट, एस्थीनोस्फीयर, तो एस्थीनोस्फीयर में से भी ट्रेवल कर गई होगी क्या एस वेव. अगर एस्थीनोस्फीयर में से ट्रेवल नहीं करती तो फिर वो शायद इतनी डेप्थ तक पहुंचती नहीं, क्योंकि एस्थीनोस्फीयर किस फॉर्म में है, सेमी मोल्टन. सेमी मोल्टन मतलब वो सॉलिड ही है. अंडर वेरी हाई प्रेशर इट कैन मेल्ट, प्रेशर रिमूव होता तो वापस क्या बन जाता, सॉलिड. सो एस वेव ट्रेवल करती है एस्थीनोस्फीयर से, तभी तो नीचे पहुंची ना. अगर यहीं कोई रोक देता तो और नीचे आ पाती, आंसर इज नो. सो देखना, एस वेव ने हमको बताया कि एट द डेप्थ ऑफ 2900 किलोमीटर फ्रॉम द सरफेस इट इज, अर्थ इज सॉलिड स्टेट, अर्थ इज इन सॉलिड स्टेट. बोला, फिर बोला इस लाइन के आगे क्या है, बोले वो मेरे को नहीं पता. अब इस लाइन के आगे क्या है वो पता करना है हमको, तो उसके लिए क्या पढ़ना पड़ेगा, पी वेव्स. लेकिन बोले एस वेव कहां तक ऑब्जर्व हुई, तो देखना, बोले एस वेव इस पॉइंट तक आई,
सो बोले एंगल कितना है, सो बोला 103 to 105 डिग्रीज। कहां तक आई, बोले 103 to 105 डिग्रीज। यहां पर भी आई तो बोले ये भी कितना है 103 to 105 डिग्रीज। समझ गए। अब देखना एस वेव पूरी इतने पोर्शन में आ गई अर्थ में, इधर आई क्या एस वेव, इधर आई क्या, नहीं आई। सो इस पोर्शन को हम बोलेंगे एस वेव शैडो जोन। क्या बोलेंगे इसको हम, एस वेव शैडो जोन। क्या कर रहा है ये, एक सेकेंड रुकना। एस वेव शैडो जोन, क्योंकि यहां पर एस वेव नहीं ऑब्जर्व हुई, बोल सकते हैं। सो एस वेव का शैडो जोन कोई पूछे कहां है, सो आप बोलोगे बियॉन्ड 105 डिग्री या बियॉन्ड 103 to 105 डिग्री। 103 या 105 डिग्री के बाद एस वेव नहीं मिलती है, सो क्या बोल दिया, दिस इज द शैडो जोन ऑफ एस वेव। अब कोई पूछेगा एस वेव का शैडो जोन क्यों बना, नैन्सी बता पाएगी एस वेव का शैडो जोन क्यों बना। Because it can travel only through solid and because of its non-propagation in this area। और बाद में हमको ये पता चला कि एरिया कौन सा था, आउटर कोर विच इज इन लिक्विड और फ्लूइड और प्लाज्मा स्टेट। सो बिकॉज ऑफ इट्स नॉन प्रोपोगेशन इन फ्लूइड आउटर कोर। अभी इसने कोर के बारे में नहीं बताया बट मुझे पता है इसलिए मैं बता रहा हूं, इस पोर्शन के कारण यहां पर इसका क्या बन गया, ये शैडो जोन। समझ में आया। सो एस वेव से क्या क्या पता चला कि ये एरिया क्या है, बोले सॉलिड। अब एस वेव ने तो बड़ी अधूरी जानकारी दी, इस एरिया के बारे में अभी भी पता चला कि हमको नहीं पता चला। बोले उस एरिया के बारे में पता करना है तो किसकी स्टडी करो आप, पी वेव की स्टडी करो। हाँ, मेंटल कौन से स्टेट में, देखो मेंटल कहाँ है, क्रस्ट के जस्ट नीचे मेंटल है, तो ये तो पता चल गया ये मेंटल वाला ही पोर्शन है। और यहाँ पर एस वेव ट्रेवल कर रही है, व्हाट डज इट मीन, बस हाँ, तो उससे क्या होता है, क्या टेम्परेचर डिसाइड करेगा कि सॉलिड है या लिक्विड है या गैस है, प्रेशर भी तो ज्यादा है ना। ये चीज ध्यान रखना। पानी का टेम्परेचर कितना रहता है, पानी का टेम्परेचर 0 रहता है। क्या हो गया तुम्हारी बुद्धि को, 100 डिग्री से कम रहता है। आयरन को आप 200, 300, 400 पे भी कर दोगे तब भी वो सॉलिड ही रहेगा। सो टेम्परेचर से स्टेट का कोई रिलेशन नहीं है, और वो भी अपन आगे चल के देखेंगे। अर्थ का कोर इतना गर्म है कि शायद सन का सरफेस भी इतना गर्म नहीं है। समझ में आया। अर्थ पहले क्या आती है, एक आग का गोला। डेंस मिनरल्स कहाँ चले गए, टूवर्ड्स द सेंटर, बिकॉज ऑफ एक्रीशनरी प्रोसेस कोर में चले गए है ना, टूवर्ड्स द सेंटर मतलब वहाँ कोर ही हुआ। अब देखना अर्थ ऊपर से तो ठंडी हो गई पर अंदर की हीट बाहर निकल पाई क्या, नहीं, तो अंदर से तो आज भी वो आग का गोला है। एक तो ये रीजन है कि रेसिडुअल हीट है अर्थ के अंदर जिसके कारण वो गर्म है। दूसरा रीजन ये है कि हम लोग यूरेनियम एक्सट्रैक्ट करते हैं। यूरेनियम कहाँ से एक्सट्रैक्ट करते हैं, वो भी तो इंटीरियर से निकालते हैं। सो बहुत सारी रेडियो एक्टिविटी भी चल रही है अर्थ के अंदर जिसके कारण क्या जनरेट होती जा रही है, हीट जनरेट होती जा रही है। तो अर्थ आज भी गर्म है, क्यों, क्योंकि एक तो क्रस्ट तो जम गया लेकिन अंदर आज भी वो क्या रह गई, गर्मी रह गई। जैसे कुकर खोल दोगे तो जल्दी ठंडा हो जाएगा और बंद रखोगे तो वो गर्म बना रहेगा। अब मुझे ये पता चला कि एस वेव इस पोर्शन में आई लेकिन इस लाइन पर रुक गई थी, बोल सकता हूँ। तो मुझे ये नहीं पता चला कि ये गोले के अंदर क्या है आखिर, पर मुझे तो ये भी पता करना है कि इस गोले के अंदर अर्थ क्या है। ये पता चला कि ये पोर्शन तो कैसा है, बोले सॉलिड, और वो हमको किसने बता दिया, एस वेव ने। अब जो एस वेव बताएगी वो सारी चीजें कौन बताएगा हमको, पी वेव भी बताएगी, प्लस पी वेव कुछ एडिशनल चीजें भी बताएगी। देखिए अब पी वेव कहां से ट्रेवल करती है, पी वेव की एक प्रॉपर्टी है, इट कैन ट्रेवल थ्रू सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। अगेन चौथी की जिम्मेदारी पे क्या लेकर आते हैं अपन, अर्थक्वेक। और अर्थक्वेक हमेशा कहाँ आता है, फोकस के ऊपर। अर्थक्वेक आता है तो अर्थक्वेक वेव जनरेट करता है, और अर्थक्वेक वेव दो टाइप की होती है, सरफेस वेव और बॉडी वेव। बॉडी वेव भी दो टाइप की होती है, पी वेव और एस वेव। अभी हम किसको देख रहे हैं, पी वेव। पी वेव इज लाइक द साउंड वेव बिकॉज इट कैन ट्रेवल थ्रू ऑल द मीडियम सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। सो बोले देखना पी वेव यहां ट्रेवल करेगी क्या, हाँ देखो जहां एस वेव ट्रेवल करती थी वहां पी वेव ट्रेवल करेगी क्या, करेगी, क्योंकि एस वेव सिर्फ कहां ट्रेवल करती थी, सॉलिड। तो पी वेव सॉलिड में ट्रेवल करती है, बोले हाँ करती है। तो बोले यहां आई, यहां आई, यहां आई, इधर भी आ गई वो, और इस पोर्शन पे भी आ गया। अच्छा ये एंगल कौन सा था, 105 डिग्री। ऐसे इधर भी आ जाएगी क्या पी वेव, बोलो। ये भी एंगल भी कौन सा है, 105 डिग्री। अब देखना अब पी वेव यहां आएगी, इस पोर्शन पे आई, क्योंकि आएगी, ये तो सॉलिड था ऊपर। एस वेव तो यहां रुक गई थी लेकिन पी वेव रुकेगी क्या, नहीं, क्योंकि वो तो तीनों मीडियम से ट्रेवल करती है। लेकिन जब कोई भी वेव वन मीडियम टू अनदर जाती तो वो क्या करती है, उसका पाथ मुड़ जाता है, वो रिफ्रैक्ट करने लगती है, बोल सकते हैं। सो जैसे ही पी वेव यहां आई वो क्या करेगी, अचानक से रिफ्रैक्ट। रिफ्रैक्ट से हमको एक चीज पता चली कि अब मीडियम क्या हो गया है, चेंज।
तो यहाँ इसकी स्पीड ज्यादा थी, यहाँ थोड़ी सी स्पीड कम हो गई, और स्पीड से पता चला कि ये किस फॉर्म में है, बोले फ्लूइड है, क्योंकि पी वेव की इतनी स्पीड किस में रहती है, फ्लूइड में। इस पोर्शन पे आके पी वेव फिर अपना क्या कर गई, रिफ्रैक्ट, और अचानक से स्पीड बढ़ी। व्हाट डज इट मीन, अगेन वो कहां एंटर कर गई, सॉलिड में। इस पॉइंट पे आके फिर रिफ्रैक्ट हुई तो पता चला फिर कहां एंटर कर गई, फ्लूइड में, और इस पॉइंट पे आके फिर रिफ्रैक्ट हुई तो पता चला कहां एंटर कर गई, सॉलिड। सो बिकॉज ऑफ रिफ्रैक्शन हमको क्या पता चल रहा है कि यहां पर मीडियम क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, वन मीडियम टू अनदर एंटर कर रही है। एंड ऑल्सो बिकॉज ऑफ स्पीड, बोले यहां तक स्पीड तेज थी, इस पॉइंट पे स्पीड थोड़ी कम हुई, वापस स्पीड बढ़ गई, फिर स्पीड कम हुई, वापस स्पीड बढ़ गई, तो पता चल रहा है क्या, सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से सॉलिड, फिर लिक्विड और फिर सॉलिड में एंटर कर रही है। ऐसे ही चलेगा, यहां पर आई रिफ्रैक्ट 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 रिफ्रैक्ट, यहां पर आई क्या करेगी, रिफ्रैक्ट 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 और अगेन रिफ्रैक्ट। समझ में आ रहा है व्हाट इज गोइंग ऑन। ऐसे यहां पर भी ऐसे इसकी जुल्फें सब जगह तुम लोग बना लेना, समझ में आ गया। तो देखो पी वेव यहां पर भी आ गई, बोल सकते हैं। तो ये एंगल, दिस एंगल करस्पॉन्ड टू 145 डिग्री, ये एंगल भी कितना है, 145 डिग्री। अब देखना पी वेव रिफ्रैक्ट होकर इस पोर्शन में आ गई, इस पोर्शन में आ गई, लेकिन पी वेव यहां से लेके इस पोर्शन में आई क्या, नहीं। और जहां पी वेव नहीं आई वहां मैं क्या लिख दूंगा, दिस इज द शेडो जोन ऑफ पी वेव। तो मैं क्या लिख दूंगा, पी वेव शेडो जोन। तो पी वेव का शेडो जोन कहां बना, बिटवीन 105 टू 145 डिग्री। यहां पर भी दिस इज ऑल्सो द शेडो जोन ऑफ पी वेव। तो क्या लिख दूंगा मैं, पी वेव शेडो जोन। वाई शेडो जोन ऑफ पी वेव इज क्रिएटेड, बोलो, बिकॉज ऑफ इट्स रिफ्रैक्शन, नॉट बिकॉज ऑफ इट्स नॉन प्रोपोगेशन इन फ्लूइड आउटर कोर। ऐसा नहीं है कि वो चल नहीं पा रही है, वो चल पा रही है, लेकिन वो क्या कर रही है, रिफ्रैक्ट कर रही है, जिसके कारण पी वेव का क्या बन रहा है, शेडो जोन। और पी वेव का शेडो जोन कहां बन रहा है, तो देखो उसको अपन एक पेन से मार्क कर देते हैं, इस पोर्शन में देखना, ये वाले पोर्शन में बन गया, यहां पर क्या बना, पी वेव का शेडो जोन बन गया। इजी था। पी वेव और एस वेव का पाथ एंड प्रोपोगेशन समझ में आया, घर जाके आराम से और वीडियो को देखना ऐप पे, और क्या करना, रिवाइज कर लेना। अब एक चीज देखना, अर्थक्वेक आता है तो क्या होता है, अर्थक्वेक हम पढ़ते क्यों हैं, ये पी वेव एस वेव इतनी मगजमारी माथा पच्ची क्यों, क्योंकि अरे इंटीरियर भी गया भाड़ में। हमको ये पढ़ना है कि अर्थक्वेक इज अ डिजास्टर। जब वो शहरों में आता है तो लॉस ऑफ प्रॉपर्टी और ह्यूमन लाइफ के फॉर्म में दिखाई देता है। अगर प्रॉपर्टी का लॉस होता है तो ये जानना जरूरी है कि पी वेव और एस वेव से प्रॉपर्टी का लॉस होता कैसे, बोल सकते हैं। पी वेव को जानने का सबसे अच्छा तरीका क्या है, साउंड वेव। अब साउंड वेव या पी वेव का एक और नाम है, वी ऑल्सो कॉल इट लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स। क्या बोलते हैं हम इसको, लॉन्गिट्यूडिनल वेव। लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स वो होती हैं दैट ट्रेवल्स फ्रॉम वन एरिया टू अनदर एरिया। वो क्या करती है, हमेशा मूवमेंट करती है। मूवमेंट कैसा करती हैं, फॉर एग्जाम्पल अपन लोग बचपन में असेंबली में खड़े होते थे स्कूल में, सब बच्चे एक के पीछे एक प्रॉपर एक रो में खड़े हो गए, सब कंधे पे हाथ रखे हुए हैं। अगर एक ने, पीछे वाले ने एक को धक्का दिया तो वो धक्का अगले को ट्रांसफर कर देगा। हर आदमी धक्का ट्रांसफर करते करते एक कदम आगे आ जाएगा। ये क्या हुआ, पार्टिकल में क्या हो गया, मूवमेंट हो गया। सो पी वेव इज लाइक दैट धक्का ओनली। अब देखना, मान लो धक्का लगा, ठीक है, धक्का लग गया, कैसे बताऊं, कोई भी एक बॉटल वगैरह दो, पानी की बॉटल, एक ये पानी की बॉटल है ना, ये पानी की बॉटल है, इंदौर शहर है ना, धक्का लगा, ये क्रस्ट है, मेरा हाथ क्या है, क्रस्ट, क्रस्ट में ही आता अर्थक्वेक। धक्का लगा लेकिन पूरा का पूरा एमपी मूव कर गया, तो अभी बिल्डिंग गिर गई क्या, ये इंदौर में बिल्डिंग है समझ लो बॉटल, तो ये बिल्डिंग गिर गई क्या, देखो धक्का लगा, पूरा इंदौर ही खसक गया, पूरा एमपी खसक गया, लेकिन ये बॉटल गिरी क्या, नहीं। सो दिस इज पी वेव। सो सिर्फ पी वेव आएगी तो बिल्डिंग गिरेगी क्या, नहीं। एस वेव में क्या होता है, मैं हाथ पकड़ के खड़ा हूं सब लोगों के साथ, ऐसे ऐसे बगल में मेरे सब लोग हाथ पकड़ के खड़े हुए हैं, मैंने क्या किया, एक को ऐसा धक्का दिया तो क्या होगा, मैं आगे होऊंगा पीछे होऊंगा, आगे होऊंगा पीछे होऊंगा, और वापस मेरी ओरिजिनल पोजीशन में आ जाऊंगा। सो ऐसे ऐसे मैं डगमगा के वापस धीरे धीरे क्या हो जाऊंगा, रुक जाऊंगा। ऐसे ही सा होगा ना, धीरे धीरे डगमगा के रुक गए, बोल सकते हैं दिस इज एस वेव। चलो एस वेव आई, सिर्फ कौन सी वेव आई, एस वेव। एस वेव में क्या होगा, एक फिक्स पोजीशन पे अप एंड डाउन, अप एंड डाउन, अप एंड डाउन, और धीरे धीरे फिर क्या हो जाएगा, इंदौर रुक जाएगा। अभी भी बिल्डिंग गिरी क्या, नहीं गिरी। देखो सिर्फ पी वेव का मूवमेंट हुआ, बिल्डिंग गिरी, सिर्फ एस वेव का मूवमेंट हुआ, बिल्डिंग गिरी नहीं, क्योंकि पूरा एमपी उठ गया, धीरे से पूरा एमपी बैठ गया, अभी बिल्डिंग नहीं गिरी। बिल्डिंग कब गिरेगी, विद द कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ पी वेव एंड एस वेव। पी वेव कैसा मूवमेंट कराएगी, आगे पीछे, एस वेव ऊपर नीचे। अब आगे पीछे एंड ऊपर नीचे को मिक्स करो, अब बिल्डिंग क्या खा रही है, हिचकोले खा रही है, समझ रहे हो। और जब लर्चिंग होगी, हिचकोले होंगे, तब बिल्डिंग कोलैप्स कर जाएगी।
सो बिल्डिंग कोलैप्स कहां करती है? वेयर वी हैव बोथ पी वेव एंड एस वेव। और तुम लोग मुझे बता दोगे, मैंने पेन कहां रख दिया? हाँ, पी वेव और एस वेव कहां आ रही हैं तो कहां बिल्डिंगें गिरेंगी? कौन बता सकता है? अरे बेवकूफ क्यों मुझसे पूरा पूरा कैमरे पे बुलवाते हो? मैं बोल रहा हूं इस एंगल के फॉर्म में बताओ कि कहां बिल्डिंगें गिरेंगी। सर 105 से पहले देखना बिल्डिंगें कहां गिरेंगी जहां दोनों वेव आना चाहिए। एस वेव कहां तक आई थी देख के बताओ? 105 डिग्रीज तक आई थी। पी वेव कहां तक आई है? 105 डिग्रीज तक आई है। तो यहां पर पी वेव भी है और एस वेव भी है। सो इस पूरे पोर्शन में क्या होगा? स्ट्रक्चर कोलैप्स होगा। लेकिन ऑब्वियस है ज्यादा स्ट्रक्चर कोलैप्स होगा वो प्लेसेस पे जो फोकस के ज्यादा पास हैं, और धीरे धीरे डैमेज क्या होता जाएगा? कम, क्योंकि एनर्जी क्या होती जाएगी? कम होती जाएगी। ऐसा नहीं है मैंने किसी को करंट दिया है, यहाँ पे मैंने पानी भर के तार छोड़ दिए, जो बिल्कुल पास खड़ा है वो मर जाएगा। बहुत दूर कोई खड़ा तो ऐसा नहीं कि बिल्कुल समंदर में आपने तार छोड़े तो पूरी दुनिया मर जाएगी, ऐसा नहीं होगा। जो पास में वो शायद मर जाएगा, दूर वाला बच जाएगा। सो जो फोकस के पास है वो मर जाएगा, जो दूर है वो बच जाएगा। अब देखना पी वेव और एस वेव दोनों कहाँ आती है? यहाँ पर एस वेव आती है, बोले हाँ आती है, प्लस यहाँ पर कौन सी वेव आती है? पी वेव। और पी वेव और एस वेव आई तो अब क्या हो जाएगा? स्ट्रक्चर कोलैप्स बिकॉज ऑफ लर्चिंग। हिचकोले खाने के कारण क्या होता है? स्ट्रक्चर कोलैप्स होता है। पी वेव एस वेव समझ में आया? पी वेव इज लाइक द साउंड वेव वेयर पार्टिकल ट्रांसफर फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। जैसे साउंड वेव, इसको सुनाई दिया, इसको सबसे तेज सुनाई दिया, उसको कम सुनाई दिया, उसको और कम। शायद जो भंवर कुआं पे खड़ा होगा उसको और कम सुनाई दे रहा होगा। क्यों? क्योंकि वेव हमेशा कैसे ट्रेवल करती है? देखना वेव ऐसे ही ट्रेवल करती है ना, और फिर धीरे धीरे उसकी इंटेंसिटी क्या हो जाती है? कम हो जाती है। इजी था ये। एस वेव किसका एग्जांपल है? ओशनिक वेव इज एन एग्जांपल ऑफ एस वेव। बोले एस वेव में पार्टिकल कैसे ट्रेवल करता है? फिक्स पाथ पे करता है। बोले कैसे ट्रेवल करता है? दिख रहा है? और फिर धीरे धीरे क्या करता है? वो घूमते घूमते अपनी वापस ओरिजिनल पोजीशन में यहीं पर आके रुक जाता है। दैट इज एस वेव। एस वेव का एग्जांपल है ओशनिक वेव। पी वेव का एग्जांपल है साउंड वेव वेयर it can travel in all the medium solid liquid gas plus particle moves from one place to another। structure collapse कब होगा? with the combination of both P and S wave। समझ में आ गया? easy था ये। और कुछ बचा? यहाँ पर ये एक प्रॉपर डायग्राम दे रखा है, अलग अलग कलर से आपको दिख जाएगा। ये वाले पोर्शन में ध्यान से देखना, कौन से पोर्शन में? ये वाला जो पोर्शन है, ये पूरा पोर्शन जो है, यहाँ पर बोथ पी वेव एंड एस वेव ऑब्जर्व हो रही हैं। इसका मतलब क्या? यहाँ पर स्ट्रक्चर कोलैप्स होंगे। देखो यहाँ पर भी पी वेव तो आ रही है इस पोर्शन में, लेकिन स्ट्रक्चर कोलैप्स होगा क्या? नहीं। बोले पूरा का पूरा एरिया ऊपर हो गया, नीचे हो गया, या आगे हो गया, पीछे हो गया। तो यहाँ पर एस वेव नहीं आ रही है, और एस वेव नहीं आएगी तो स्ट्रक्चर कोलैप्स नहीं होगा। ये क्या था? पी वेव का शेडो जोन। वो क्या था? एस वेव का शेडो जोन। क्यों बना? क्या बना? ये लाइन से आड़ी तिरछी क्यों? बिकॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। व्हेन पी वेव एंटर्स फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम इट रिफ्रैक्ट। ईजी था। और कुछ बचा अर्थक्वेक में? नहीं बचा। अब बाकी चीज़ें जो हैं वो ऑलरेडी आपको क्या मिल जाएंगी? नेक्स्ट लेक्चर में प्रोवाइडेड हो जाएंगी। समझ में आ गया? इजी था। इसमें किसी को कोई डाउट? अर्थक्वेक से अर्थ का इंटीरियर हमको कैसे पता चलता है वो पता चला। अभी एक चीज़ नहीं पता चली हमको, मीडियम तो पता चल गए है ना, डेंसिटी भी पता चल गई। डेंसिटी कैसे पता चली दीपक? हाँ, स्पीड बोले कम ज़्यादा हो रही है तो पता चल रहा है डेंसिटी भी बढ़ रही है धीरे धीरे। अब देखना पूरा वो कहाँ चला गया? अच्छा अपना तो क्रैश कर गया था ना, रुको अब यहीं पर देखते हैं अपन। हाँ, यहाँ पर आ जाते हैं। देखो हमको पी वेव से पता चला। देखो एस वेव ने बताया ये क्या है? बोले भाई सॉलिड है। पी वेव ने आगे बताया हमको कि बोले ये तो सॉलिड है। कौन सा पोर्शन? ये वाला पोर्शन। इसको अपन मिटा भी देते हैं, वेट। हाँ, ये पोर्शन तो क्या है? बोले सॉलिड है। ये क्या है? बोले लिक्विड है। लेकिन यहाँ पर टेम्परेचर कैसा है? वेरी वेरी हाई। तो जब टेम्परेचर बहुत गर्म एरिया में हमको दिखाई देता है, पी वेव की बात कर रहा हूँ, तो ये क्या है? बोले देखना इस पोर्शन में क्या है? फ्लूइड भरा है, फिर अंदर दोबारा क्या भरा है? सॉलिड। सो बोले ये जो पूरा गोला है, ये जो पूरा का पूरा गोला है, इस गोले को हमने क्या बोला? वी कॉल इट कोर, क्योंकि यहाँ पर डेंस मिनरल्स हैं। कैसे मिनरल्स हैं? डेंस। निकेल एंड आयरन मेजॉरिटी में है। बोले डेंस है, बोले इसलिए इसको क्या बोल दिया? कोर ऑफ द अर्थ। पर बोले कोर में भी दो हैं, एक पोर्शन है जो किस फॉर्म में है? सॉलिड पोर्शन में है, और एक पोर्शन है जो किस फॉर्म में? फ्लूइड। जब फ्लूइड बहुत हाई टेम्परेचर पर रहता है तो हम उसको क्या बोलते हैं? वी कॉल इट प्लाज्मा। क्या बोलते हैं? प्लाज्मा। सो यहाँ पर है वेरी हॉट फ्लूइड।
और ये क्या है, इनर कोर तो सॉलिड। अच्छा दोनों किस फॉर्म में, कोर में, आउटर कोर हो या इनर कोर हो, दोनों किस फॉर्म में, बोलो, लिक्विड और सॉलिड। पर दोनों में मिनरल कौन से मेजोरिटी में, निकेल एंड आयरन। देन व्हाई आउटर कोर इज फ्लूइड एंड इनर कोर इज सॉलिड, सो बिकॉज ऑफ द सिलिकेट इंप्योरिटीज प्रेजेंट इन आउटर कोर इट इज इन फ्लूइड फॉर्म। सिलिकेट इंप्योरिटीज के कारण ये किस फॉर्म में मिलता है हमको, फ्लूइड फॉर्म में मिलता है। अब ध्यान से देखना, अर्थ की मैग्नेटिज्म भी यहीं से पता चलती है हमको। व्हाई अर्थ बिहेव्स लाइक अ सोलेनाइड, अर्थ में मैग्नेटिक फील्ड कहाँ से आई, बोले भगवान ने चुंबक तो रखा नहीं है, तो फिर चुंबक कर कौन रहा है ये खेल। दिस इज इनर कोर, सॉलिड इनर कोर बोल सकते हैं। आयरन एंड निकेल मैग्नेटिक प्रॉपर्टी होती है, बोल सकते हैं। उसके अराउंड क्या है, फ्लूइड आउटर कोर। फ्लूइड आउटर कोर फ्लूइड फॉर्म में स्पीड से घूम रहा है सॉलिड इनर कोर के अराउंड, बोल सकते हैं। तो जब ये स्पीड से घूमेगा तो क्या प्रोवाइड करेगा, मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करेगा। तो मैग्नेटिक फील्ड कहाँ से निकलती हैं, अर्थ के इंटीरियर से, और वो ऐसे ही निकलती हैं। ऐसे ही तो हमने देखी थी, यही देखा था ना हमने। इसको दूसरे पेन से बना देता हूँ, किस पेन से बना दूँ, रेड से बना देता हूँ, दिखाई देगा, देखना। ये ऐसे ही चलती है ना अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड। तो बोलो, बोल सकता हूं मैं, जिसको आप एक्चुअली बोलते हो नॉर्थ पोल, वो क्या है, दिस इज मैग्नेटिक नॉर्थ पोल, तो ये है, एंड दिस इज मैग्नेटिक। तो ऐसे ही चलती है ना मैग्नेटिक फील्ड, बोलो, है ना। और डायरेक्शन कैसे बताओगे, नीचे से निकलती है वो। तो अर्थ में मैग्नेटिक फील्ड आती है, और ये मैग्नेटिक फील्ड हमको किससे प्रोटेक्ट करती है, अर्थ में जो गामा रेज और एक्स रेज आती है सन से, उससे हमको प्रोटेक्ट करती है। क्योंकि गामा रेज और एक्स रेज को क्या कर देती है, डिफ्लेक्ट कर देती है। ये भी देखते हैं डिफ्लेक्ट करेगी तो करेगी कैसे, बड़ा आसान है। अगेन अपन अपना ग्रीन पेन लेते हैं, देखो ये अपनी अर्थ, ये दिस इज इनर कोर, दिस इज आउटर कोर, है ना। और ये क्या है, मेरा क्रस्ट, है ना। और बीच वाला पोर्शन क्या हो गया, मेंटल। अर्थ को छोटी बना देते हैं थोड़ी, हो गया। ये किस फॉर्म में, प्लाज्मा। ये किस फॉर्म में, सॉलिड। फ्लूइड आउटर कोर रिवॉल्विंग अराउंड द सॉलिड इनर कोर इज प्रोबेबली रिस्पॉन्सिबल फॉर द अर्थ्स मैग्नेटिज्म। प्रोबेबली 100% पता है क्या, नहीं पता है। मर्क्यूरी पे गए तब पता चला, बोले मर्क्यूरी में ऐसा कोई सॉलिड और फ्लूइड का अरेंजमेंट है ही नहीं, फिर भी मर्क्यूरी के पास क्या है, मैग्नेटिक फील्ड। बोले वो कहाँ से आई, बोले राम जाने वाला काम, समझ गए। तो इसलिए मैंने क्या वर्ड जोड़ दिया, फ्लूइड आउटर कोर रिवॉल्विंग अराउंड द सॉलिड इनर कोर इज प्रोबेबली रिस्पॉन्सिबल, नॉट 100% वी आर श्योर। मैग्नेटिक फील्ड कहाँ से निकलेंगी, उसको अपन दूसरे पेन से बनाएंगे, किससे, येलो से। ऐसे निकलेंगी मैग्नेटिक फील्ड, बोलो कितनी दूर तक जाएंगी, बोले बहुत दूर तक जाती हैं, 35-40 हज़ार किलोमीटर दूर तक जाती हैं, ठीक है। यही चल रही है ना। यहाँ हमारा क्या बैठा हुआ है, हॉट सन। इसका काम क्या है, ये क्या प्रोवाइड करता है, इंसोलेशन। क्या प्रोवाइड करता है, इंसोलेशन। बोले इंसोलेशन से तो क्या आती है, एनर्जी। उसमें एक एनर्जी रहती है हीट एनर्जी, लाइट एनर्जी, विजिबल रेज, बहुत सारी चीज़ें रहती। तो बोले इंसोलेशन में क्या क्या रहता है, तो बोले इंसोलेशन में रहता है गैक्सू VIMR, यहाँ लिख देता हूँ उसको मैं, देखना। इंसोलेशन आता है, सो इंसोलेशन में किस टाइप की एनर्जी रहती है, सो इंसोलेशन में रहती है गैक्सू, क्या बोल रहा हूँ मैं, गैक्सू VIMR। बोले GA बोले तो गामा रेज, एक्स रेज, UV रेज मतलब अल्ट्रा वायलेट, V मतलब विजिबल रेज, I बोले तो इंफ्रारेड, हाँ माइक्रोवेव रेडिएशन वगैरह देख लेना। अब जैसे जैसे मैं लेफ्ट टू राइट मूव करता हूँ, एज वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, कहाँ जा रहा हूँ मैं, लेफ्ट टू राइट, एनर्जी की इंटेंसिटी, क्या बोल रहा हूँ मैं, एनर्जी की इंटेंसिटी डिक्रीजेस। क्या होती है, इंटेंसिटी डिक्रीजेस, समझ में आ गया। सो जैसे जैसे, तो सबसे ज़्यादा एनर्जी की इंटेंसिटी किसकी है, गामा रेज, फिर एक्स रेज, फिर अल्ट्रावायलेट, फिर विजिबल। हमारी जो अर्थ है, अर्थ के अराउंड क्या है, मैग्नेटिक फील्ड है कि नहीं है, ये क्या है अर्थ के अराउंड, मैग्नेटिक फील्ड।
सो जब भी इंसोलेशन आता होगा, फॉर एग्जांपल यहाँ से आ रहा है, यहाँ पर क्या है, दिस इज सन, तो इंसोलेशन आ रहा है तो उसमें तो गामा रेज और एक्स रेज भी हैं। सो जो गामा रेज और एक्स रेज है उनको हमारा ये क्या कर देगा, रिफ्लेक्ट कर देगा। सो ये गामा रेज और एक्स रेज तो अर्थ के सरफेस तक आई नहीं, यहाँ से भी ये क्या हो जाएगा, गामा रेज और एक्स रेज दूर से ही क्या हो जाएंगी, निकल जाएंगी। सरफेस पहुंची क्या, नहीं पहुंची, तो लाइफ फॉर्म को डैमेज होगा क्या, नहीं होगा। लेकिन देखना गामा रेज और एक्स रेज हमारी मैग्नेटिक फील्ड को टच करते हुए जा रही हैं, और वो किसके पास से जा रही हैं, पोल्स। सो जब पोल्स पे आप रात में खड़े होगे ना तो आसमान ऐसा चमचमाता दिखेगा, कहीं हरी लाइट, कहीं लाल लाइट, कहीं ब्लू लाइट, उनको हम बोलते हैं, वो इवेंट्स को हम बोलते हैं, वी कॉल देम ऑरोराज। क्या बोलते हैं, ऑरोराज। बोले साउथ पोल में हो रहा है तो साउथ पोल में ऑस्ट्रेलिया, तो बोला ऑरोरा ऑस्ट्रियलिस। क्या बोला, ऑरोराज ऑस्ट्रियलिस। और नॉर्थ में हुआ तो ऑरोराज बोरियलिस, तो क्या बोल दिया, बोरियलिस। दोनों जगह बोलेंगे तो ऑरोराज, नॉर्थ में हुआ तो बोरियलिस, साउथ में हुआ तो ऑस्ट्रियलिस। गामा और एक्स रेज तो चली गई, लेकिन एक रेज और बच गई, उसका नाम क्या था, अल्ट्रावायलेट। ये भी खतरनाक है ना। सो अर्थ से 50 किलोमीटर हाइट पे क्या है, 20 से 50 किलोमीटर हाइट के बीच में क्या है, हमारे यहाँ पर ओजोन गैस है। तो यहाँ पर अर्थ में एक गैस प्रेजेंट है, क्या नाम है उसका, बोले ओजोन, जिसने अर्थ को एनवेलप कर रखा है, बोल सकते हैं। सो दिस इज ओजोन गैस। सो इससे जब एक और रेडिएशन आएगा, कौन सा रेडिएशन आया, फॉर एग्जांपल दिस इज अल्ट्रावायलेट। सो यूवी रेस को कौन रोक देगा, ओजोन रेस रोक देगी। और उसके बाद विजिबल रेस, इट रीचेस द सरफेस ऑफ अर्थ। विजिबल रेस तो क्या होती है, सरफेस तक आती है। विजिबल रेस के भी दो कंपोनेंट होते हैं, शॉर्ट वेव, लॉन्ग वेव। उससे कैसे अर्थ हीट होती है, कैसे हम नीचे से ऊपर टेम्परेचर कम होता है, ये सारी चीज़ें लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर में आराम से पढ़ा दिए, वहाँ पर देखने के लिए मिल जाएंगी। यहाँ तक सभी को समझ में आया कि इसका क्या रोल होता है। ईजी था बड़ा। अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड का इंपॉर्टेंस समझ में आया, इसलिए रंग बिरंगी लाइट्स दिखाई देती रहती हैं। समझ गए, बड़ा ईजी था। अगर सन में सन स्पॉट बढ़ेंगे, क्या बोल रहा हूँ मैं, सन स्पॉट बढ़ेंगे तो क्या होगा, ऑरोराज ज़्यादा दिखाई देंगे या कम दिखाई देंगे, क्यों ज़्यादा दिखाई देंगे, स्पॉट बढ़ेंगे मतलब अर्थ पे ज़्यादा एक्सप्लोजन हो रहा है, इसलिए कंपैरेटिवली एरियाज हमको ज़्यादा डार्कर दिखाई दे रहे हैं, जिसके कारण क्या होगा, ज़्यादा सोलर एक्टिविटी हो रही है तो ज़्यादा इंसोलेशन आएगा, और ज़्यादा इंसोलेशन होगा तो ज़्यादा गामा रेज और एक्स रेज निकलेंगे तो ज़्यादा ऑरोराज दिखाई देंगे। समझ में आ गया, ईजी है। ड्राइस्ट प्लेस ऑन अर्थ आर पोल्स। बोले 20-25 लाख सालों से वहाँ पानी नहीं गिरा है, मीन्स दे आर द ड्राइस्ट प्लेसेस, है ना। लेह लद्दाख भी इंडिया में काफ़ी ड्राई प्लेसेस हैं, दे आर ड्राई बट एज वेल एज वेरी वेरी कोल्ड। समझ में आ गया, ईजी था ये। अगर वो ड्राइस्ट प्लेस है तो फिर बर्फ़ कहाँ से आती है वहाँ पे, कौन ला के पटक रहा है, हाँ भाई एयर तो है, एयर मूव करती है। हमारे यहाँ पे ड्राई है क्या एयर, हमारे यहाँ पे तो मॉइस्चर है नदियों का, समंदर का। यही एयर कहाँ पहुँच गई, ले एयर अपने साथ क्या ले गई, मॉइस्चर। इतने ठंडे एरिया में जाएगी तो मॉइस्चर क्या हो जाएगा, तुरंत जम जाएगा, तो वहाँ पर एयर कैसी रहती है, कोल्ड एज वेल एज ड्राई। समझ में आ गया। सो जो भी मॉइस्चर था वो कहाँ चला गया, बर्फ़ के फॉर्म में ग्लेशियर में कन्वर्ट हो गया। सो वहाँ पर पानी की व्यवस्था नहीं होना थी, लेकिन भगवान ने एयर के मॉइस्चर को जमा दिया, और वही ग्लेशियर धीरे धीरे गर्मियों में मेल्ट करके क्या फ्लो करवाते हैं, रिवर्स फ्लो होती है। समझ में आ गया, ईजी था बड़ा टॉपिक। क्या नाम था इसका, इंटीरियर ऑफ अर्थ। सो हाउ अर्थक्वेक वेव्स एक्सप्लेन्स द लेयर्ड स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ और इंटीरियर ऑफ अर्थ, बोल सकते हैं। सो द मोस्ट कन्फर्मेटरी एविडेंस रिगार्डिंग इंटीरियर ऑफ अर्थ इज अर्थक्वेक वेव्स। समझ गए तुम लोग, सबसे बेहतरीन एविडेंस कौन सा है, अर्थक्वेक वेव का है। इसमें किसी को कोई डाउट, बोलो। यही वाले प्रिंसिपल को यूज करा, बाय नोइंग द प्रॉपर्टी ऑफ वेव वी कैन इन्फर अबाउट द मीडियम, एंड वी यूज्ड दिस प्रिंसिपल टू नो अबाउट इंटीरियर ऑफ अर्थ। बड़ा आसान था, है ना। सो आपने इतने सारे एविडेंस देखे, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, और उसमें सबसे बेस्ट एविडेंस कौन सा था, इनडायरेक्ट एविडेंस। और इनडायरेक्ट एविडेंस में भी कौन सा, अर्थक्वेक वेव्स। इनडायरेक्ट एविडेंस कौन से होते हैं, बोले जो डायरेक्टली दिखाई नहीं देते हैं लेकिन उसके इंपैक्ट हम ऑब्जर्व कर सकते हैं। सो वी हैव यूज दिस अर्थक्वेक वेव्स। ईजी था, किसी को कोई डाउट, बस करें।